नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी है सही फंड्स में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, पर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए कितने फंड चाहिए? जरूरत से ज्यादा बड़े पोर्टफोलियो के क्या है नुकसान और कैसे निकाले पोर्टफोलियो से गैर जरूरी फंड? करने वाले इस पर खास चर्चा, कैसे करें डाइवर्सिफिकेशन से वेल्थ क्रिएशन। बातचीत के लिए हमारे साथ शो में शामिल है मिराई एसेट म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन की हेड सुरंजना बोर ठाकुर और निबित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव। सुरंजना और नितेश दोनों का बहुत स्वागत है आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वेल्थ क्रिएशन की जब बात होती है तो उसका एक जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखें, और डाइवर्सिफाई रखने के इस पूरे प्रोसेस में कई बार हम सही स्टेप्स भी लेते हैं, कई बार गलती भी हो जाती है। तो थोड़ा सा आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में डाइवर्सिफिकेशन का क्या रोल होता है। सुरंजना, जरा पहले आप ये समझाइए हमारे दर्शकों को, जब हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या डाइवर्सिफिकेशन, उससे असली में हमारा मतलब क्या होता है? So, good evening, Swati, and thank you for having me on the show. I think जो चीज़ आपने बात करी, आई थिंक म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए करते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। लेकिन जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो अक्रॉस फंड्स इन द पोर्टफोलियो, कई बार क्या होता है कि निवेशक एक पोर्टफोलियो में फंड इकट्ठा करते जाते हैं बिना ये सोचे कि उस फंड का उनके पोर्टफोलियो में अहमियत क्या है, क्यों निवेश कर रहे हैं। वो बिना कुछ गोल के अपने माइंड में या बिना किसी टाइम फ्रेम के वो एक निवेश करते हैं प्रोडक्ट में। उस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कभी फंड्स ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा ही फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक रीजन इसका शायद ये है कि जब एनएफओज आते हैं, बहुत बार निवेशकों का रुझाव एनएफओ की तरफ जाता है कि वो एक नया प्रोडक्ट आया है, 10 रुपए के एनएवी पे आया है, तो उस पे निवेश कर लेते हैं। तो वो इकट्ठा करते करते कभी कभी अननेसेसरी फंड्स भी पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार एक ग्लोबल फिनोमेना है कि निवेशक कई बार शॉर्टर टर्म परफॉर्मेंसेस, मतलब 1 साल का परफॉर्मेंस, 2 साल का परफॉर्मेंस देख के ही अपना मन बना लेते हैं कि ये फंड अच्छा कर रहा है तो इसमें निवेश करना चाहिए। ऑल्सो कई बार होता है कि आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स किसी से बात करते हो, वो बोलते हैं कि ये फंड एक्स फंड है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये सुन के भी निवेशक काफी बार निवेश कर लेते हैं एक प्रोडक्ट में। ये सब सिचुएशन के वजह से कई बार होता है कि निवेशकों के पोर्टफोलियो में 40-50 स्टॉक्स हो जाता है, 40-50 फंड्स हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है पोर्टफोलियो। सो हमेशा जब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के इंटेंट से, इट ओवर डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए। उसको देखने के लिए उनको हमेशा एक गोल को माइंड में रख के निवेश करना चाहिए, और उस गोल के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए बंधा हुआ, तभी वो सही सिलेक्शन कर पाएंगे प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। मुझे नितेश ये बताइए, क्या ये जो DIY इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है, मतलब खुद से इन्वेस्टमेंट करना, डायरेक्ट इन्वेस्ट करना, क्या इसका एक पॉसिबल साइड इफेक्ट ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जब जितने भी दर्शकों के सवाल भी आते हैं, हम देखते हैं कि उनके पास 10, 15, 20 फंड्स की एक लंबी लिस्ट होती है, उसमें इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे फंड्स का चुनाव किया, तो कहते हैं किसी से पूछकर या खुद से देखकर या समझकर। तो एक तो क्या DIY इन्वेस्टमेंट की वजह से भी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ओवर डाइवर्सिफिकेशन का, और पॉसिबल डाउनसाइड्स क्या हो सकते हैं? मतलब अगर मानिए हमें किसी एक इन्वेस्टर को कन्विंस भी करना है, कितने सारे फंड्स की जरूरत है ही नहीं आपको, तो क्या आपका आर्ग्यूमेंट होगा इसके लिए? बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। एक DIY का एक साइड इफेक्ट जो आप बोल रहे हो, बिकॉज हमने जब शो में इधर आते हैं हमने क्वेश्चंस देखे, जैसे आपने देखे 25, 30, 40 फंड्स है, और उसमें ज्यादातर देखा गया है कि जो रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस जिसका अच्छा है, जैसे अभी लास्ट 2 महीने तक हम देख रहे थे काफी सारे स्मॉल कैप, 3-4 स्मॉल कैप है, मिड कैप है, थीमेटिक फंड्स है, ऐसा देखा गया है।
बट ये तो प्रॉब्लम हो गया जैसे आपने बोला। पर इसका सॉल्यूशन और उसको किसी को मुझे कन्विंस करना है तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये रहेगा, किसी डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, असेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। और मैं मानूंगा कि ये एक ही फ्री लंच है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। लोग बोलते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, बट इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में ये फ्री लंच है, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बट लाइक सुरंजना सेड, ओवर डाइवर्सिफिकेशन विल हर्ट यू। व्हाई? बिकॉज स्वाति ये तो हम समझते हैं कि अगर 10-15 हज़ार का एक पोर्टफोलियो है तो 3 से 5 स्कीम इनफ है। पर लोगों को लगता है कि जैसे मैं 50,000, 80,000, 1 लाख की एसआईपी कर रहा हूं तो शायद मुझे 25, 30, 10, 12, 15 फंड चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आप शायद 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 करोड़, आपके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको मैक्सिमम 8 से 10 फंड चाहिए होंगे। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, आप जो भी होराइजन पकड़ ले, अलग कैटेगरीज भी पकड़ ले। बिकॉज स्वाति फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो में असेट क्लास डाइवर्सिफाइड हुआ है, और जिसको हम असेट एलोकेशन बोलते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड और मान लीजिए ग्लोबल इक्विटी। तो ये मुझे चाहिए। उसके बाद लार्ज, मिड एंड स्मॉल चाहिए। इसके बाद आप एएमसी या फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन भी पकड़ लीजिए। बट मैं जब डाइवर्सिफाइड कर रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि मुझे कितना परसेंटेज किस में अलोकेट करना है। लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए 10,000 के लिए शायद 3 फंड ले रहे हैं, पर जैसे ही वो 20,000 इन्वेस्ट करेंगे 6 फंड ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो एब्सोल्यूट अमाउंट आप निवेश कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारे फंड चाहिए। बिकॉज स्वाति, एक फंड अप्रोक्सीमेटली 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप 5 अलग अलग फंड में कर रहे हो तो आपको 300-400 स्टॉक की जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में क्या है ये समझना होगा, और डाइवर्सिफिकेशन जब आता है तो समझना होगा कि किस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में, असेट क्लास वाइज, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड फंड एंड एएमसी वाइज। ओके मैं इनफैक्ट इसी बात से सुरंजना आपसे ज़रा समझना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हम एक एएमसी की बात करते हैं कि आपको एएमसी रिस्क से भी बचना चाहिए। बेसिकली हम कंसंट्रेशन रिस्क की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब मेरा ये एसेट की हम बात करते हैं, मेरे एसेट में इतने सारे हाई परफॉर्मिंग फंड्स हैं। अब कोई अगर एक अच्छे लार्ज एंड मिड कैप फंड में, ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर एक अच्छे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर एक एएमसी लाइक मेरा ये एसेट उन्हें एक हाई परफॉर्मिंग फंड दे रहा है, तो एक इन्वेस्टर के लिए क्या बुरा हो सकता है एक ही एएमसी के 3 या 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना? देखिए, हर एएमसी का एक स्टाइल होता है ऑफ मैनेजिंग फंड्स। हर फंड मैनेजमेंट टीम का एक स्टाइल होता है मैनेज करने का। उस पर्टिकुलर स्टाइल में अगर ओवर एलोकेट कर दिया इन्वेस्टर ने, तो हर साइकिल में हो सकता है उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ना करे। ये सिर्फ एएमसी या फंड की बात नहीं है, ये हर चीज में अप्लाई होता है। आपका जैसे कि पहले भी मेंशन हुआ है कि आपका जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में भी डालना जरूरी है। आप चाहे इक्विटी हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, या आपका गोल्ड हो, ये सब में डालना जैसे जरूरी है, वैसे ही फंड मैनेजमेंट के अलग अलग स्टाइल्स में भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आप अगर एक ही स्टाइल के सारे फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो एक साइकिल में बहुत अच्छा कर जाए, दूसरे साइकिल में थोड़ा लैग हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन का इंटेंट ही ये होता है कि हर साइकिल में कुछ ना कुछ सपोर्ट करे पोर्टफोलियो में, कि आपका अच्छा चल पड़े। ऑल्सो आपको क्या होता है कि आप जब देखते हो कि ओवर डाइवर्सिफाई करते हो, किसी भी फंड हाउस की बात नहीं कर रही, लेकिन आपके अपने पोर्टफोलियो में जब आप बहुत ज्यादा फंड्स इकट्ठा कर लेते हो, 30-40 फंड्स इकट्ठे कर लेते हो, तो आपका पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक्स हो जाते हैं कि आप एक्चुअली जो इंडेक्स कर रहा है वही आपका पोर्टफोलियो कर रहा है। मतलब आप इंडेक्स को ही मिमिक करने लगते हो। तो उससे बेटर है कि आप एक लो कॉस्ट इंडेक्स प्रोडक्ट ही खरीद लो। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपने ज्यादा कॉस्ट पे करके आपने ज्यादा फंड्स ले लिए, और उस पे आप एक्चुअली सारा इंडेक्स ही बाय करके बैठे हुए हो। एब्सोल्युटली, ये थोड़ा समझना ज़रूरी था, क्योंकि निवेशक हमसे भी सवाल पूछते हैं कि एक एएमसी अच्छा तो कर रहा है, अच्छे फंड का परफॉर्मेंस भी तो है, तो आखिरकार क्यों हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको आप रिस्की बता रहे हैं? तो ये आपने सही एग्जाम्पल के ज़रिए सुरंजना बताया कि क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के नुकसान भी है और डाइवर्सिफिकेशन के कई फ़ायदे हैं जो हमने अभी समझे हैं आप दोनों से। पर अब सवाल यही उठता है कि हम तो डाइवर्सिफिकेशन की इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं,
तो नितेश जरा ये बताइए कि एक पोर्टफोलियो में फंड होने कितने चाहिए, कैसे किस प्रकार के फंड होने चाहिए, एक जो इन्वेस्टर है वो कैसे समझे कि उसके लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या है? बिल्कुल स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो सबसे पहले हमको जानना है कि हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, बराबर है। बिकॉज ये मेरा जो रिस्क है, दो तरीके के रिस्क है स्वाति, एक तो सिस्टमेटिक रिस्क है और दूसरा तो अनसिस्टमेटिक रिस्क। और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा, सिस्टमेटिक रिस्क मतलब क्या है, जो मेरा मार्केट रिस्क है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अगर मेरा मैक्रो फैक्टर है, जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से अगर मार्केट डाउन जा रहा है, तो मेरा मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कोई भी एमसी का फंड हो, सब डाउन जाएंगे। ये हो गया मेरा सिस्टमेटिक रिस्क, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। बट मैं अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है मेरा कंपनी सेक्टर स्पेसिफिक या एक फंड मैनेजर रिलेटेड या एक एएमसी रिलेटेड रिस्क है, उसको मैं बिल्कुल से डाइवर्सिफाई करके मिनिमाइज कर सकता हूं। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा हूं, बराबर है। अगर मेरे को ये पता है कि डाइवर्सिफिकेशन नीडेड है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो मेरा कन्विक्शन बढ़ जाएगा कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है। अब सबसे पहला जब मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं, तो मुझे देखना है कि मुझे इक्विटी, गोल्ड, डेट और मे भी ग्लोबल इक्विटी में भी निवेश करना है। तो इधर से मैं शुरुआत करूंगा, जिसको हम असेट एलोकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे मैं डिफरेंट एएमसी, डिफरेंट फंड मैनेजर को दूंगा, क्योंकि कोई फंड मैनेजर क्या एएमसी की स्टाइल होगी ग्रोथ इन्वेस्टिंग, किसी की होगी वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो मुझे दोनों में एक्सपोजर चाहिए। जैसे सुरंजना जी बता रहे थे कि मुझे हर मार्केट साइकिल में अगर अच्छा करना है या डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे वैल्यू, ग्रोथ दोनों में थोड़ा थोड़ा अलोकेशन रखना पड़ेगा। इसके साथ लार्ज, मिड एंड स्मॉल, जैसे कि हम अभी मार्केट में देख रहे हैं कि अभी जो करेक्शन हुआ है स्वाति, जो मिड एंड स्मॉल में ज्यादा हुआ है कंपेयर टू लार्ज कैप। तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ मिड एंड स्मॉल ही होगा, ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही डाउन जाएगा। पर इसके साथ अगर लार्ज कैप भी है, गोल्ड भी है, तो मैं बैलेंस मेंटेन कर पा रहा हूं। ये एक बेस्ट प्रूफ है करंट मार्केट में कि अगर आपने इस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन किया है तो बेस्ट है। और आपका जो क्रूशियल क्वेश्चन है कि कितने फंड होने चाहिए, इसमें मुझे लगता है स्वाति, अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, ये सबको मैं इसमें जोड़ लूं, फिर भी मुझे 10 से ज्यादा फंड की आवश्यकता नहीं है। 8 से 10 फंड आप प्रॉपरली अगर सिलेक्ट करते हो, और आपको भले ही इक्विटी, डेट, गोल्ड, ग्लोबल इक्विटी सब चाहिए, ये सब 10 फंड के अंदर आ जाएगा, आपके सब गोल सेटिस्फाई कर सकता है। पर आपको एक अच्छी तरह से रिसर्च करके ऐसे 8 से 10 स्कीम आपको चूज करने हैं। सुरंजना ये भी बताइए, जब हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके इक्विटी जो है, जैसे लार्ज कैप, प्लेन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें तो मोस्टली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप पे उनके अपने अपने एक्सपोजर्स होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, अब आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है, हाइब्रिड फंड्स भी हैं, जिनमें पर्टिकुलरली हम एक कुछ फंड देखते हैं जो लार्ज कैप हैवी है। मोस्टली जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उन्हें लार्ज कैप हैवी देखा जाता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी है, मिनिमम 10% का एक्सपोजर है, लेकिन जो फंड मैनेजर है वो चाहते हैं कि मार्केट साइकिल को थोड़ा सा स्टडी करके उस पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी में एक्सपोजर लिया जाए। क्या ऐसे डाइवर्सिफिकेशन को भी एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, कि कहीं वो इन तमाम फंड्स में इन्वेस्ट करके कहीं किसी ओवर डाइवर्सिफिकेशन का इस तरीके से भी शिकार तो नहीं हो रहे हैं? जी, आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका एक्चुअली देखिए, हर कैटेगरी का एक एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। जैसे कि आपने बोला कि फ्लेक्सी कैप फंड क्यों ज्यादा लार्ज कैप एक साइज के बाद ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका मैंडेट ऐसा है कि वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन उस फंड की भी अच्छी जरूरत है लोगों के पोर्टफोलियो में। लेकिन मल्टी कैप ऐसा कैटेगरी है कि आपको रेगुलेशन के हिसाब से 25% लार्ज, मिड, स्मॉल ईच में होना चाहिए और 25% बाकी तीनों में डिवाइड हो सकता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में आपको शायद सारे सेगमेंट्स का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी चूज किया और उसमें आपने बहुत सारे, फ्लेक्सी कैप में ही आपने 3, 4, 5 फंड डाल दिए और मल्टी कैप में भी आप 4, 5 फंड ऐड करते गए बस उनका रिटर्न्स देख देख के, तो ऑफ कोर्स ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, वो एक रिस्क आप कैरी करते हो। लेकिन
अगर आप जैसे मल्टी एसेट कैटेगरी इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है अभी, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में आपको अलग अलग एसेट क्लासेस का ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट हाइब्रिड में तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। मतलब अगर आप एक कैटेगरी से, इक्विटी से निकाल के आज आप डेट में डालना चाहते हो, और अगर आपका सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर है, तो आपको एक टैक्स इंसिडेंस होगा। लेकिन जब वो फंड पे होता है, जब फंड मैनेजर करता है हाइब्रिड फंड में, तो उनको कोई टैक्सेशन इंसिडेंस नहीं होता। इनफैक्ट ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में अगर आप देखोगे, हाइब्रिड एक्चुअली इन्वेस्टर का बिहेवियर भी मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा कैटेगरी है। तो हर कैटेगरी के कुछ कुछ मेरिट्स होते हैं। डेट के बहुत सारे अपने मेरिट्स है, शॉर्ट टर्म आपके नीड्स फुलफिल करने के लिए डेट के अच्छे कैटेगरीज होते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म कॉल लेना है डेट मार्केट्स में, तो उसमें भी अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हर कैटेगरी में अगर आपने बहुत ज्यादा फंड्स इकट्ठे कर लिए, तो उससे आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क हो सकता है। लेकिन हर कैटेगरी का अपना अपना मेरिट है, जिसकी वजह से इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, अगर वो आपके गोल और आपके टाइम फ्रेम से मैच करता है। कोई भी फंड हाउस के लेवल पे भी अगर आप देखोगे, जरूरी नहीं है कि एक फंड हाउस एक ही स्टाइल भी मैनेज कर रहा है। हर फंड हाउस के अंदर भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, तो आप उसमें भी एक्चुअली एक फंड हाउस का भी लेके आप डाइवर्सिफाई अपना कर सकते हो। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपल फंड से ज्यादा होता है, ना कि अलग अलग कैटेगरी से। ओके, परफेक्ट। तो अगर आपको ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद दर्शकों को ये लग रहा है कि वाकई उनके पोर्टफोलियो में फंड की भीड़ है, तो इस भीड़ को घटाने के तरीके क्या हैं, इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो डाइवर्सिफिकेशन से कैसे करें वेल्थ क्रिएशन, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा मिराई एसेट से सुरंजना बोर ठाकुर, और हमारे साथ हमारे एक और खास एक्सपर्ट नितेश बुद्धदेव हैं इस शो में शामिल। नितेश, अब जरा बताइए, किसी को अपने पोर्टफोलियो में अगर फंड की संख्या कम करनी है, बहुत सारे फंड्स हैं, कई फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या लग रहा है कि मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या वो रीजंस हो सकते हैं एक तो फंड को कम करने के, और तरीका क्या हो? बिल्कुल स्वाति, अगर पोर्टफोलियो, अगर आप कोई भी दर्शक हमसे जुड़ा है और ये सुन रहा है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज करनी है। आप आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल म्यूचुअल फंड में कितने हैं पहले तो वो देख लीजिए। अगर आपके पास 8-10 स्कीम से भी ज़्यादा है, तो पहले तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होगा। और इसका प्रूफ अगर आपको देखना है, तो आपको ये सारी स्कीम्स का देखना है पोर्टफोलियो ओवरलैप। पोर्टफोलियो ओवरलैप ये दिखाता है कि आपके पास शायद दो अलग अलग एएमसी की स्कीम तो है। जैसे मान लीजिए एक एएमसी का लार्ज कैप है और दूसरे एएमसी का भी लार्ज कैप है। अगर दोनों में आप पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे, तो मेरा मानना है कि तकरीबन 50-70% स्टॉक सेम होंगे। तो आपको तो लग रहा है कि आप दो एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब ये डाइवर्सिफाइड है, दोनों लार्ज कैप अलग अलग जगह पे है इसलिए डाइवर्सिफाइड है, पर एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। मतलब दोनों स्कीम एक साथ खराब करेगी और एक साथ अच्छा करेगी, ऐसे बहुत ही पॉसिबिलिटी है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास बहुत सारी स्कीम है और उसमें काफी सारा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, ठीक है, और लार्ज कैप में ज्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज उन लोग के पास सिर्फ 100 ही स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए, और स्मॉल कैप में ये कम देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास स्मॉल कैप में 2 स्कीम जितना है, 2 या मे बी 3 मैक्सिमम, मैं तो रिकमेंड करूंगा 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर स्मॉल कैप भी है तो। पर स्मॉल कैप कैटेगरी में 2 स्कीम है, उसका पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे तो उसमें शायद कम दिखेगा कंपेयर टू लार्ज कैप। तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना है, ये पता चल जाए। उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2 लार्ज कैप है और दोनों में आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप 50% से ज्यादा दिख रहा है, अभी आपको ये एनालाइज करना है स्वाति कि इसमें से बेटर स्कीम कौन सी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कैसी कंसिस्टेंसी रही है, जब मार्केट गिरा है तो ये स्कीम कितनी गिरी है, जो डाउन साइड कैप्चर हो गया। अगर ये एनालाइज कर लेंगे तो इसमें से जो बेटर स्कीम है उसको रखें, और बाकी की जो स्कीम जो सेम कैटेगरी की है पर पोर्टफोलियो ओवरलैप के कारण आपको निकालनी है या ओवर डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे आपको उसको निकालनी है, तो ओवरऑल ये काफी अच्छा समय है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है, और आप ऐसा प्रॉफिट बुक करके भी आप थोड़ा टैक्स भी बचा सकते हो। आप 1.25 लाख तक टैक्स बुक करके, तो एक अच्छा समय रहेगा कि आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो तो थोड़ी स्कीम्स को निकाल दीजिए, उसका परफॉर्मेंस मैच करिए, और उसके पहले आपको देखना है कि टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप आपके म्यूचुअल फंड में कितना है, बिकॉज ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल से ओवर डाइवर्सिफिकेशन है और इससे बचा जा सकता है।
बिल्कुल, तो ये हमने समझा कि क्या तरीके हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन की समस्या को दूर करने के। अब मैं सुरंजना आपसे जानना चाहती हूँ कि एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए कोई पसंदीदा कैटेगरी आपकी तरफ से रहेगी? आई थिंक मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों बहुत अच्छे कैटेगरीज है आज के दिन में। हमें लगता है इंडियन मार्केट जैसे जैसे ब्रॉडन हो रहा है या डीपन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज क्या कैप है? के बियॉन्ड भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू आइडियाज बाय करने के लिए। बहुत सारे फास्टर ग्रोइंग पार्ट ऑफ द मार्केट है जो कि रिप्रेजेंटेशन लार्ज कैप में कम है लेकिन मिड और स्मॉल में काफी है। सो हमें लगता है जो कैटेगरीज जिसमें आपको ऑप्टिमम एलोकेशन सारे सेगमेंट्स में मिल सकता है, लार्ज मिड स्मॉल, ऐसे कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी बोथ फ्रॉम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू और आई थिंक इवन फ्रॉम हाइब्रिड पॉइंट ऑफ व्यू शायद मल्टी एसेट एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो गया है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात किया, एक ही प्रोडक्ट में आपको सारे अलग अलग एसेट क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इंक्रीजिंगली बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी बन रहा है इन टर्म्स ऑफ इवन न्यू क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स जो निवेशक जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी हो रही है जिसमें इंक्रीजिंगली रुझाव बढ़ रही है। बिल्कुल। तो फ्लेक्सी कैप फंड पसंदीदा कैटेगरी है सुरंजना की, जहां पर आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में अपना जो एक्सपोजर है वो रख सकते हैं। 65% कम से कम इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट होती ही है, तो ये आपके लिए एक अच्छी कैटेगरी साबित हो सकती है। और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए नितेश, आपको किस तरीके की कैटेगरीज और फंड्स पसंद हैं? बिल्कुल स्वाति। स्वाति मैं 5 स्कीम्स के नाम बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें जैसे हमने शो के दरमियान बात की है कि आपका असेट एलोकेशन हो जाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा एएमसी वाइज भी और लार्ज मिड स्मॉल के वाइज भी। परागपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है विद ग्लोबल एक्सपोजर। इंडिया इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड जो एक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। कोटक मल्टी कैप फंड जो लार्ज मिड स्मॉल में इन्वेस्ट करती है, तो वो एक बैलेंस हो जाएगा उधर अक्रॉस द मार्केट कैप। HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड है जो गोल्ड एलोकेशन की आपके पोर्टफोलियो को जरूरत है उससे मिल जाएगा। और ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड जो इक्विटी, डेट, गोल्ड सब में निवेश करती है। तो अगर ये 5 फंड में स्वाति लेता हूं तो मुझे जो भी एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, जो असेट एलोकेशन चाहिए, जो मुझे रिस्क मैनेज करना है, सब सिर्फ 5 स्कीम से मिल सकता है और ये 5 कैटेगरी से मिल सकता है। तो ऐसे काफी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्वाति, पर मेरा अंडरलाइंग पॉइंट ये रहेगा, मोर स्कीम डज नॉट मीन्स गुड डाइवर्सिफिकेशन। इट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन और वो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को हर्ट कर सकता है। इसलिए डाइवर्सिफाई जरूर करें बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल ना करें। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन के इस बिल्कुल थिन लाइन को आज हमने समझा दोनों एक्सपर्ट से बहुत ही बेहतरीन ढंग से। हमें इस को समझाने के लिए आपका धन्यवाद करेंगे हम सुरंजना और नितेश। थैंक यू सो मच इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।